हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बिग पुश। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और शुरू करने से पहले बता दूं कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बाकी मॉडल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया और जैसे अटेम्प्ट किया अगर वैसे अटेम्प्ट करते तो पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। The theory of big push was propounded by a notable economist, Rosenstein Rodin, in his pioneer work Notes on the Theory of Big Push as a strategy to free the least developed countries या less developed countries from the clutches of vicious circle of poverty। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी थ्योरी रोजनस्टाइन रॉडन ने दी थी। उनका जो काम था नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ बिग पुश, उसमें ये डिस्क्राइब किया हुआ था और वो इसमें स्ट्रेटजी बताते हैं कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो अपनी गरीबी से कैसे निकल सकती हैं। ठीक है, द थ्योरी अंडरलाइंस द फैक्ट दैट इन अंडर डेवलप कंट्रीज देयर इज the chronic problem of capital formation, skill formation, backward economic infrastructure in terms of means of irrigation, transport, banking, communication, कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड लाइक। तो वो कहते थे ये अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं इनमें कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, स्किल्स नहीं होती लोगों में और बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन की प्रॉब्लम्स, बैंकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बताया। All this discourages the entrepreneurs to strive for fresh investments in the limited channels of the economic activity। ये सारा जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इकोनॉमी में पैसा नहीं लगाते, उनका मानना था ये। ठीक है, इट इज इन द व्यू ऑफ दिस दैट द थ्योरी ऑफ बिग पुश stresses the need for big push to the system which simultaneous इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स ऑफ ग्रोथ सो दैट वन चैनल स्ट्राइव्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द अदर। तो बेसिकली बिग पुश थ्योरी स्ट्रेस करती है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करो अक्रॉस द डिफरेंट चैनल्स ऑफ ग्रोथ, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सब में अक्रॉस द चैनल या अक्रॉस द सेक्टर्स एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करो ताकि हर एक सेक्टर पे जब पैसा लगेगा वो दूसरे सेक्टर की हेल्प करेगा, एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करेगा जिसकी मदद से सारे के सारे सेक्टर्स डेवलप होंगे। दिस बिग पुश This big push obviously is to be given by the state as private entrepreneurs do not have the necessary inducement to invest। ये जो बड़ा पैसा लगाएगी ये सरकार लगाएगी क्योंकि प्राइवेट बंदों के पास तो इतना पैसा ही नहीं है। Provision of social overheads as well as the growth of various complementary industries simultaneously are expected to break the vicious circle of लो प्रॉफिटेबिलिटी एंड लो इन्वेस्टमेंट। तो जब भी ये बड़ा पैसा लगेगा तो इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो करेगी कि जो लो प्रॉफिटेबिलिटी के जो सर्कल चल रहे थे वो भी टूट जाएंगे और लो इन्वेस्टमेंट के सर्कल भी टूट जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल देश अमीर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वुड कम फॉरवर्ड टू tap the potential of profitability and externalities and the system would become strong enough for सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर टाइम। तो ये कहता है कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट्स होंगे, सारे के सारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी लगेगा कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है तो वो भी पैसा लगाने के लिए आ जाएगा। ठीक है। Thus, big push refers to the strategy of injecting into the system such a dose of lump sum investment that breaks the shackleness of economic pessimism and offers private investors enough of investment opportunities with the high rates of profits। तो बिग पुश सिंपल वर्ड्स में एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें गवर्नमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट करती है अक्रॉस द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको भी जो ग्रोथ की और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी दिखे और वो भी पैसा लगाने के लिए अपने आ जाएं। Thus, according to the theory of big push, there ought to be critical minimum size of growth programs so that the constraints of the indivisibilities and discontinuities in this system are affecting overcome and diseconomies of scale are converted into the economies of scale। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो टूट जाएं और जो डिसकंटिन्यूज हैं वो खत्म हो जाएं और जो मतलब जो भी डिस इकोनॉमीज है वो इकोनॉमीज की शेप ले लें। तो सरकार को इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जो नेगेटिव फैक्टर्स चल रहे हैं वो कन्वर्ट होकर पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ मूव ऑन हो जाए। In this program, small investments would be like a dose of low potency that would simply not work। तो अगर हम किसी भी बड़ी इकोनॉमी को एक मतलब किसी भी अंडर डेवलप कंट्री की इकोनॉमी को हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो बिग पुश का मतलब यही है कि भाई बड़ा पुश देना पड़ेगा अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स और ये काम कौन करेगी? सरकार करेगी। नेक्स्ट आ जाता है नीड फॉर बिग पुश। अकॉर्डिंग टू रोजनस्टाइन या रॉडन या फिर प्रोफेसर रॉडन, नीड फॉर बिग पुश इज
conditioned by indivisibilities which give rise to external economies. तो ये बताते थे कि भाई बिग पुश इसलिए जरूरी है क्योंकि इनडिविजिबिलिटीज हैं अक्रॉस सेक्टर्स. इनडिविजिबिलिटीज क्या होती हैं वो मैं आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करने के लिए ये बिग पुश बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर दोज मॉनेटरी इकोनॉमीज which are shared by number of firms or industries when the scale of production increases. जब भी scale of production मतलब आउटपुट बढ़ेगा, नई नई फैक्ट्रीज खुलेंगी, तो ये पूरी की पूरी सेक्टर को हेल्प करेंगी, पूरे के पूरे जो जितने भी फर्म्स हैं सबको, इंडस्ट्रीज को सबको बराबर हेल्प करेंगी. अगर आपको फिर भी एक्सटर्नल इकोनॉमीज के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा. दे आर नॉट मोनोपोलाइज्ड बाय सिंगल फर्म when it grows in size but are conferred on it when some other firms grow larger. Basically ये जब भी हेल्प करती हैं सारे के सारे सेक्टर को हेल्प करती हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज. ये ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ कर दिया तो सिर्फ एक ही सेक्टर में हेल्प हुआ, या एक ही जो एक ही इंडस्ट्री है या एक ही फर्म है उसको हेल्प करती है. ये कन्फर टू ऑल सेक्टर्स होती है. समझ की बात. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारे के सारे जो इकोनॉमीज हैं उनको सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको साइमल्टेनियसली हेल्प मिलेगी. वंस एक्सटर्नल इकोनॉमीज बिकम्स प्रोमिनेंट, इन्वेस्टमेंट गेट्स द नेसेसरी impetus एंड ग्रोथ बिकम्स एन ऑब्वियस रियलिटी. तो इसमें वही बताया कि भाई जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज आएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ग्रोथ हो जाएगी वगैरह वगैरह. ठीक है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज रिलेटेड टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज. दीज आर नंबर वन, इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ आएगी जो मैं करवाऊंगा उसमें भी यही सेम चीज बोली गई है. सोशल ओवरहेड्स in terms of roads, bridges, power supply, communication system, etc. are almost a precondition for the establishment of consumer और capital goods industry. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं या फिर ये जो जिनको सोशल ओवरहेड्स कहा गया जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह वगैरह, ये एक प्री कंडीशन है अगर आपने कोई भी फैक्ट्री कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री हो चाहे वो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री हो. दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज कॉल फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाने के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है. Overhead or infrastructural projects generate indivisibilities that relate to number one, time process involving long gestation lag before investment actually becomes productive. तो इसमें एक टाइम लैग लगता है. जब भी आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जाते हो तो इसमें जब शुरू करते हो और जब खत्म करते हो उसके बीच में टाइम लैग लगता है ना, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के बाद इन्वेस्टमेंट आएगी. समझ गए ना बात. हैवी मैकेनाइजेशन इन्वॉल्विंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर्स. तो इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. थर्ड आ जाता है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट सच एज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन एटसेट्रा. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें भी आपस में इंटरडिपेंडेंस है. सबसे पहले बिजली बनाओगे तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी तो इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, तो ये आपस में भी इंटर रिलेटेड रहती है. बिकॉज ऑफ दीज इंडिविजिबिलिटीज लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू एलोकेट nearly 30 to 40% of their total investment to the growth एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड्स. तो जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं इस थ्योरी के हिसाब से उनको 30 to 40% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ये सोशल ओवरहेड्स पे ही लगा देनी चाहिए, ऐसा इस थ्योरी का मानना था. However, it is this very lumpy investment necessitated by the indivisibilities that generate externalities conducive to the growth ऑफ द सिस्टम एज अ होल. तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाने से ही जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होंगी जो बाकी जो सेक्टर है उसको भी डेवलप करने में मदद करेंगी, उनके लिए सूटेबल रहेंगी. एज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड्स, social overheads tends to be optimally utilized, thus lowering the cost of production in general and raising the rate of profitability. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलती रहेगी सोशल ओवरहेड्स की वजह से, तो जितना अच्छा सोशल ओवरहेड होगा उतना ही अच्छा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे आगे, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड. वेरी इंपॉर्टेंट. Indivisibility of demand is another characteristic of less developed countries. इसमें क्या होता है? This refers to interdependence of different industries as regards the demand for their products. जो भी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है वो आपस में जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल एक जो कंपनी माल बना रही है वो दूसरी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल है, या एक कंपनी माल बना रही है दूसरी के भी एम्प्लॉयज वो सामान खरीद रहे हैं. अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा इसको. सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिमांड कॉजेज इंटरडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो अगर डिमांड ही इंटरडिपेंडेंट है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी असरदार होंगे. सपोज इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद डिस्गाइज्ड
unemployment, a shoe factory is opened offering employment to 100 वर्कर्स. मान लो एक कोई क्लोज इकोनॉमी है और वहाँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है और कोई शू फैक्ट्री खुलती है और वो 100 वर्कर्स को जॉब देती है. दिस विल जनरेट वेज इनकम फॉर दोज वर्कर्स. उनको तनख्वाह मिलेगी. समझ गए बात. 100 बंदों को तनख्वाह क्रिएट होगी. However, these workers are not expected to spend their entire income on the purchase of shoes. वो 100 बंदे सारे के सारे जो उस फैक्ट्री ने जूते बनाए हैं वो सारे के सारे थोड़ा ना खरीद लेगी. A part of it may go to the purchase of shoes. वो अपनी तनख्वाह में से एक छोटा सा हिस्सा शूज खरीदने में खर्च करेंगे. The rest being allocated to the purchase of various necessities and comforts of life. तो अगर एक बंदे की तनख्वाह है मान लो 10,000 या 20,000, वो जूते कितने के खरीद लेगा? ठीक है ना, 2-3 हजार के खरीद लेगा ज्यादा से ज्यादा. बाकी से उसने अपना घर भी तो चलाना है और भी तो कुछ खाना पीना है. समझ की बात. अकॉर्डिंगली द डिमांड फॉर द शूज बाय वर्कर्स विल बी लेस देन द इनकम जनरेटेड इन द शू इंडस्ट्री और इट्स सप्लाई. तो सिंपल वर्ड्स में जो शू इंडस्ट्री ने जो शू की जो कंपनी खुली है उसने जो माल बनाया वो ज्यादा है और जो उसके वर्कर्स कंज्यूम कर रहे हैं वो कम है. दस इफ द शू मेकिंग इंडस्ट्री इज टू डिपेंड जस्ट ऑन द डिमांड ऑफ इट्स वर्कर्स, अगर वो सिर्फ अपने वर्कर्स की डिमांड पे रहेगी, इट विल जस्ट नॉट सर्वाइव. वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. हाउएवर इफ thousands employed workers are thousands unemployed workers are employed across the new factories. अगर कई नई फैक्ट्रीज खुल रही हैं और उसमें हजारों वर्कर्स को जॉब्स मिल रही हैं, the income generated in each will serve as a demand base for other. तो अगर बाकी सारे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनको भी नई नई फैक्ट्रियां खुल रही हैं और उनमें जॉब्स मिल रही हैं तो उनकी भी डिमांड क्रिएट होगी और उस शू कंपनी के सारे शू बिक जाएंगे. Each industry should get necessary demand for its product. It is therefore recommended that instead of making investment just in one industry, simultaneous investment is made across a set of industries in terms of a big push. इस वजह से जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ना करो और सारे सेक्टर में अक्रॉस ऑल सेक्टर्स एक बिग पुश लमसम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि सारे के सारे सेक्टर्स की डिमांड बढ़े और सारे वर्कर्स को काम मिले और जिससे कि बाकी फैक्ट्रीज की भी डिमांड, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो सामान बना रही है उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी. थर्ड पॉइंट आ जाता है इंडिविजिबिलिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग्स. ठीक है. It is argued that a critical minimum investment in terms of big push calls for a critical minimum savings potential in the system. अगर आपने एक critical minimum investment करनी है, अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई वो पैसा भी तो होना चाहिए, वो लमसम सेविंग्स भी तो होनी चाहिए. Large savings are possible only when the size of income is large. ज्यादा सेविंग तभी कर पाएंगे जब इनकम ज्यादा होगी. And stimulating the system from a low income profile to a high income profile necessitates a big push in terms of lumpy investment. तो अगर लोगों को एकदम से लो इनकम पे हाई इनकम पे लेके जाना है ताकि वो हाई सेविंग्स करें तो उसके लिए भी हमें एक बिग पुश चाहिए. ठीक है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट चाहिए. अकॉर्डिंग टू रोजनस्टाइन रॉडन, अ हाई मिनिमम quantum of investment requires a high volume of savings which is difficult advice in लो इनकम अंडरडेवलप्ड कंट्रीज. बेसिकली हाई जो इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा सेविंग चाहिए जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो नहीं पाता. द वे आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल इज फर्स्ट टू इंक्रीज द इनकम एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म which effuses that at the second stage the marginal rate of savings is very high, very much higher than the average रेट ऑफ सेविंग्स. तो इन्होंने रोजनस्टाइन रॉडन ने ये कहा कि भाई फर्स्ट स्टेप है लोगों की इनकम बढ़ाओ. इनकम बढ़ाएंगे तभी तो वो सेविंग बढ़ाएंगे तभी तो वो सेविंग को सेविंग बैंकों में करेंगे और बैंक आगे लोन्स वगैरह देगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा तो आगे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी. तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने कहा लोगों की इनकम बढ़ाओ. ठीक है. अब इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है. अकॉर्डिंग टू रोजनस्टाइन रॉडन, a big push implies lumpy investment in various complementary industries as well as overheads generating various kinds of external economies and all around economic optimism. तो बेसिकली ये थ्योरी ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा क्या कहती है कि भाई लमसम इन्वेस्टमेंट सारे के सारे सेक्टर्स में कर दो, सारे के सारे सेक्टर्स में सारे की सारी जगह पे कर दो, इंडस्ट्रीज में भी कर दो, ओवरहेड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे भी कर दो, तभी ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. एक्सटर्नैलिटीज रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स or diminishing costs and high rate of profitability that improves investment climate. तो ये कहता है कि ऐसी
एक क्लाइमेट क्रिएट कर दो कि एक कंपनी का माल दूसरी कंपनी में खरीद रहे हैं, तीसरी कंपनी वाला, ऐसे आपस में एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर दो, जो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, सारी की सारी जो फैक्ट्रीज हैं, या सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको आपस में सबको अक्रॉस द सेक्टर सबको फायदा हो, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्टिंग कम होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे और इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट अच्छा होगा। द थ्योरी पॉइंट्स टू द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा सारे सेक्टर्स हैं उनकी बैलेंस ग्रोथ करनी है। एंडोर्सिंग द व्यू पॉइंट ऑफ Professor Rodden, Professor Medal states that backwardness and poverty are impediments to generating the sufficient resources for any डेवलपमेंट प्रोग्राम इन लेस डेवलप कंट्रीज। वो कहते थे कि भाई ये सब तो ठीक है, बट ये जो बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी है जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज में, ये इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे काफ़ी क्वेश्चन डाल सकती है, और ये बैकवर्डनेस और जो पॉवर्टी है, इस वजह से ये जो काम है ये रुक सकता है, बैलेंस ये जो है बिग पुश का या बैलेंस ग्रोथ का। इट बिकम्स इम्पेरेटिव therefore that lumpy investment is ensured before any development program is embarked upon। तो बेसिकली लमसम इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जरूरी रहेगी अगर इस टाइप का काम करना है। तो बेसिकली पूरी थ्योरी का जो मेन इंप्लीकेशन ये है कि भाई लमसम इन्वेस्टमेंट करो सारे सेक्टर्स में, जिससे कि एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होंगी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा भी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश का जो बेस है वो क्या है? द एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश। एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट करना, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। Professor Rodden states that stressing the externalities is what separates the theory of growth from a static theory। तो बेसिकली ये कहते थे हमारी थ्योरी कोई स्टैटिक थ्योरी नहीं है, हमारी ग्रोथ की थ्योरी है, और लगातार एक्सटर्नैलिटीज को हमने एनकरेज करना है। These refer to those economies which are available to all the producing units because of the overall growth of the economic activity of the system। तो बेसिकली ये कहते थे ये जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं वो इकोनॉमीज हैं जो सारी के सारे यूनिट्स को, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को साइमल्टेनियसली अवेलेबल होंगी, ताकि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी और देश की भी तरक्की हो। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एक्ट्स एज अ कैटालिटिक एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो वही एक्सटर्नैलिटीज के बार लैंग्वेज चेंज कर करके बताया कि बहुत अच्छा, ठीक है। बट दीज आर अवेलेबल ओनली व्हेन अ बिग पुश इज गिवन टू द सिस्टम एज अ होल। तो भाई ये तभी एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होंगी जब पूरा का पूरा सिस्टम को बिग पुश मिलेगा, बल्क इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ठीक है। अब आ जाता है फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश। जो बिग पुश की थ्योरी, उसके फीचर्स क्या है? फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश। नंबर 1, मैसिव इन्वेस्टमेंट। तो ये कहता था भाई बल्क में इन्वेस्टमेंट करो, और करेगा कौन? सरकार। The theory envisage massive investment at the very outset of the process of growth, otherwise the process of growth may not be self sustaining। तो अगर थोड़े थोड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। सारे के सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। द थ्योरी स्ट्रेसेस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स of growth so that each channel sustains the growth of other by providing the necessary demand base। अगर सारी की सारी कंपनियां साइमल्टेनियसली डेवलप होंगी, सारे सेक्टर साइमल्टेनियसली डेवलप होंगे, तो एक सेक्टर का जो माल बना होगा तभी तो दूसरा सेक्टर खरीद पाएगा, क्योंकि दूसरा सेक्टर भी जॉब क्रिएशन कर रहा होगा। दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द सिस्टम। तो ये पॉइंट आउट करता है कि हमें सारे सिस्टम में बैलेंस बनाना जरूरी है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द थ्योरी अंडरलाइंस the need for planned industrialization of less developed countries where the agriculture happens to be dominant sector but equally backward and riddled with poverty। तो ये कहता है कि भाई सारे के सारे जो जितने भी सेक्टर हैं उनको प्लान्ड तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डोमिनेंट भी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, और उसमें बैकवर्डनेस और पॉवर्टी भी काफी ज्यादा है। A big push in the industrialization is expected to place the system on stronger footing, starving off the uncertainties of agriculture production। तो बेसिकली जब हम सारी इंडस्ट्रीज में बल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे होगा क्या कि जो एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बन जाएगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ऐसे सामान बनाएगा जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो डिमांड है, जो रॉ मटेरियल की डिमांड है, वो भी बढ़ जाएगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी साइमल्टेनियसली फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसको भी तो मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स मिल जाएंगे ना। अब क्या ये थ्योरी परफेक्ट है? आपको पता है इकोनॉमिक्स में कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ बिग पुश। जैकब वाइनर, एडलर एंड others have criticized the theory of big push as under number 1, impractical। ये थ्योरी क्या है? impractical। The theory envisages external economies as the fundamental basis of big push। इन्होंने कहा कि सिर्फ external economies आएंगी तभी big push आएगी। However, externalities may be realized not only by way of big push but also by fostering
and promoting external trade as well, which does not require lumpy investment. तो उन्होंने ये तो बताया नहीं कि भाई एक्सटर्नैलिटीज को बढ़ाने के और भी तो कई तरीके हैं कि हम एक्सटर्नल ट्रेड को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना के लिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके भी काम चल सकता है. In view of chronic scarcity of capital in less developed countries, the hypothesis of big push seems to be impractical. आपको पता है कि भाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इतना पैसा तो है ही नहीं, तो वो सारे के सारे सेक्टर्स में ऐसा एकदम से पैसा कहाँ से लगा देंगे? खुद सोचो आप, समझ गए बात. नेक्स्ट आ जाता है लेस इंक्रीज इन प्रोडक्शन. Although externalities reduce the cost of production, there may not be proportionate increase in the volume of production in the secondary sector owing to heavy concentration of economic activities in the primary sector of less developed countries. इन्होंने कहा भाई अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो भी रही है एक्सटर्नैलिटीज की वजह से, मगर क्या पता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम होने से प्रोडक्शन इतनी ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि क्या कहते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज्यादातर तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कहाँ हो रही है? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में हो रही है. तो वो इंडस्ट्री इतना सामान क्यों बनाएंगी इवन इफ कॉस्टिंग उनकी कम हो जाए, क्योंकि उनका सामान तो शहरों में बिकना ही नहीं. नेक्स्ट, neglect of agriculture. The hypothesis of big push seems to be eschewing, matlab ignoring the significance of agriculture in the context of growth program of underdeveloped countries. अंडर डेवलप कंट्रीज के ऊपर आप थ्योरी बना रहे हो और एग्रीकल्चर की बात ही नहीं कर रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख की बात है. और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ज़्यादातर लोग लगे होते हैं और तकड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे चल रही होती है, तो उसको इग्नोर करना भी सही नहीं है. दिस स्ट्रेटजी मे प्रूव टू बी काउंटर प्रोडक्टिव इन व्यू ऑफ द predominance of agriculture sector in those economies contributing nearly 50% of the national product. तो बेसिकली जहाँ पे 50% या 50% से ज़्यादा जो जीडीपी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है, वहां पे ये थ्योरी कैसे काम करेगी? क्योंकि ये तो कह रहा है बस इंडस्ट्रियां खोलो जी, सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये करो वो करो, रोड्स बनाओ, बिजली दो, समझ की बात. तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्टली बताना चाहिए था और उसको डायरेक्टली बताना था कि भाई एग्रीकल्चर पे भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है मोर प्रोडक्शन फ्रॉम लेस इन्वेस्टमेंट. Adler is of the opinion that small doses of frequent investment may prove to be more productive than the single dose of huge investment. ये पूरी थ्योरी कहती है कि भाई हैवी इन्वेस्टमेंट कर दो, एक ही बार सारे सेक्टर्स को डेवलप कर दो. मगर एडलर का ये मानना है कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहो, लगातार करते रहो और थोड़ी थोड़ी करते रहो, तो भी काफी अच्छा खासा रिजल्ट निकल सकता है. देयर इज नो concrete evidence to prove that the growth process of least developed countries is possible only by way of big push. ऐसा भी कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि भाई बिग पुश से कोई कंट्री बहुत ज्यादा अमीर होगी, एकदम से बल्क में पैसा लगाया और वो सारे सेक्टर्स डेवलप हो गए. समझ की बात. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट. प्रोफेसर एलिस stresses the point that historical overview of the growth process of least developed countries does not support the hypothesis of big push. तो ऐसा कहीं पुराने ज़माने में नहीं देखा गया, पुराने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया कि भाई किसी कंट्री ने एकदम से पैसा लगाया और एकदम से डेवलपमेंट होगी, ऐसा भी नहीं होता. तो हिस्टोरिकली ये थोड़ा रॉन्ग है. इन्फ्लेशनरी, भाई बल्क में पैसा लगा देंगे, इकोनॉमी में इतना पैसा आ जाएगा, महंगाई हो जाएगी. समझ की बात. If massive investment is contemplated in areas of long gestation lag as envisaged by the theory of big push, there may result inflationary pressure in the system, which may ultimately prove to be counterproductive. अब counter प्रोडक्ट सिंपल वर्ड्स में आप अब खुद सोचो, इतना ज्यादा बल्क में पैसा लगाएंगे, इतना ज्यादा इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, महंगाई हो जाएगी, उसको क्या करना है वो नहीं बताया. डिस्पाइट दीज critical aspects of the theory of big push, it occupies a status of significance amongst the theories of growth insofar as it stresses the need for development of social overheads and complementary industry structure in less developed countries. Although इसकी बुराइयां बहुत हैं, बट इसमें जो दो पॉजिटिव्स हैं वो ये लिए गए हैं इस थ्योरी से कि भाई ये सोशल ओवरहेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा जोर देता है और ये जो इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है उसको बढ़ावा देता है कि एक इंडस्ट्री का माल दूसरी इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं और दूसरी का तीसरे खरीदते हैं, तो आपस में इंडस्ट्रीज रिलेटेड हैं. ये दो पॉइंट्स पे ये थ्योरी वैलिड रहती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.